Now page number 28 that is given, that is, in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Like in India, in a democracy each adult citizen का मतलब है 18 years और उससे बड़ा जो भी है, they have the right to vote. इसका मतलब उनके पास एक तो राइट है, अधिकार है वोट करने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, और इट मीन्स उसकी उस एक वोट की भी वैल्यू है. एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, उसकी एक वैल्यू होती है. कई बार हमने एग्जाम्पल्स में देखा है कई बार कि एक या दो वोट से भी कोई भी कैंडिडेट हारा भी है और जीता भी है. तो इट मीन्स कि एक वैल्यू भी होती है पूरी एक वोट की. लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि जहां पर वोट देने का भी अधिकार नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरेबिया वीमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट. वहां पर औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है. लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वहां पर भी अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है और उनको भी वोट देने के अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम एस्टोनिया. वहां पर जितने भी रशियन लोग हैं दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज फॉर द एस्टोनियन. अब हु आर माइनॉरिटी, कौन होते हैं माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज वो होते हैं जो 50% से कम जिनकी पॉपुलेशन होती है, चाहे वो किसी रिलीजन से हो या किसी नेशनैलिटी से हो, दे आर कॉल्ड टू बी द माइनॉरिटी ऑफ दैट रीजन. तो वहां पर एस्टोनिया के अंदर जितने भी रशियन लोग हैं उनको माइनॉरिटी माना जाता है एंड दे डोंट हैव द राइट टू वोट. जब उनके पास वोट देने का ये अधिकार नहीं, इसका मतलब उनका वैल्यू भी नहीं है वोट का. और जब वैल्यू नहीं है इट मीन्स उनकी सरकार रशियन माइनॉरिटीज के लिए क्या करती होगी. नाउ इन फिजी मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, दे आर कॉल्ड एज इंडियन फिजी. तो वहां पर भी इंडियन फिजियन को वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि जो वहां के नेटिव इंडिजिनियस फिजी हैं उनको ही वोट देने का अधिकार है. तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी है? नहीं, वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है. पॉलिटिकल इक्वालिटी इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, यहाँ पर सबको अधिकार है वोट देने का और सबकी वोट की अपनी एक वैल्यू है. सो द थर्ड feature of democracy is, in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो जहाँ पर भी जिस भी पेज पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर के अंदर उसके फीचर्स हैं और बाकी उसकी डिटेल है विद एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रही हूँ. Now the fourth feature of democratic type of government is, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens right. अब इसका मतलब क्या होता है सुनिए. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है उसके अंदर क्या होता है, रूल्स विद इन लिमिट्स. जो भी रूल्स होते हैं वो एक लिमिट के अंदर तय किए जाते हैं. और वो लिमिट के अंदर भी जो तय किए जाते हैं वो कैसे होते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठकें होती हैं. बहुत सारे लोकसभा राज्यसभा में कोई भी नई चीज़ या कोई एक्ट लाना होता है तो वो राज्यसभा लोकसभा सबसे होकर गुजरता है और तब जाकर वो कहीं एक लॉ या कोई एक कानून बनता है. और उसके लिए भी एक लिमिट होती है. अपने मर्जी से कोई भी लॉज को इम्पोज नहीं किया जा सकता जबरदस्ती. ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है एंड वी आर सो लकी टू हैव द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अब अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. अब ये जो नियमों के अंदर, लिमिट के अंदर, दायरे के अंदर, कंट्रोल के अंदर जो भी काम हमारी गवर्नमेंट करती है, रूल करती है, और वो कौन से होते हैं लिमिट्स, दीज आर सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी कानून है और जो हमारे राइट्स हैं उस दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं. इसके अलावा अपनी मर्जी से कहाँ पर काम हो सकता है, ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में काम हो सकता है, डेमोक्रेटिक में बिल्कुल नहीं हो सकता. अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम. कैसे हम देखते हैं कि दायरे के अंदर काम हो रहा है या नहीं. अगर वो दायरे के अंदर काम होता है इट मीन्स दैट इज अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री, और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर वो डेमोक्रेसी शो करते हैं लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है. Now this feature is written on page number 30. Now come to the detail point.
रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। कहीं पर भी किसी भी कंट्री में एक कानून का नियम होता है, और कानून का नियम कौन पालन करता है? हम जनता पालन करती है। और जितने भी हमारे यहाँ पर रूल्स को चलाने के लिए कानून है, वो सब जो भी इसको बनाते हैं वो इसके ऊपर चलते हैं। एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो भी हमें राइट्स मिले हुए हैं, वी हैव द रेस्पेक्ट फॉर दैट, हमें उसका रेस्पेक्ट करना होता है। Take an example of Zimbabwe. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. अब white minority means British. 1980 में जिम्बाब्वे को उनसे आज़ादी मिली। उसके बाद से वहाँ पर जानू PF, ZANU, that is the short form, PF, the party that led the freedom struggle. अब उसके बाद से यही पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इसने लड़ा, वहाँ से वाइट माइनॉरिटी को भगा दिया, इंडिपेंडेंस मिल गई, तो तब से यहाँ पर यही पार्टी रूल करती है। और उनके जो लीडर हैं दैट इज़ रॉबर्ट मुगाबे। इट हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। होता है किसी कंट्री में जहाँ पर बहुत इंडिपेंडेंस के लिए जो पार्टी लड़ती है वो काफ़ी समय तक वही जीतती जाती है रेगुलरली। तो इट इज़ ऑल्सो डन बाय एंड वॉन बाय जानू PF। प्रेसिडेंट मुगाबे is popular but also uses unfair practices in elections. शुरू में तो ये अपने आप ही इलेक्शंस में जीतते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने सारे की सारी जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉज, उसके अकॉर्डिंग जो नहीं होती, इलीगल जिनको हम बोलते हैं, कानून से वो गैर कानूनी होती है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट मुगाबे। क्यों? इलेक्शंस को जीतने के लिए, बाय हुक एंड क्रुक। Over the years, his government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make them less accountable. एक और चीज़ सामने आती है, जैसे चाइना में हुआ था कि वहाँ पर सबको कम्युनिस्ट पार्टी से अपना अप्रूवल लेकर आना होता था, ऐसे ही यहाँ पर जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे चेंजेस किए। जो भी हर एक कंट्री का अपना संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिए अपने ही प्रॉफिट के लिए, जो उनके प्रॉफिट में था वो सब चेंजेस कर दिए ताकि बार बार वही प्रेसिडेंट बन सके। ऑपोजिशन और एक और चीज़ कि अब उसमें उन्होंने ज़्यादातर क्या चेंज किया ताकि वो लेस अकाउंटेबल हो जाए। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही का मतलब होता है आंसरेबल, और आंसरेबल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी पार्टी को चुनते हैं और वो पार्टी हमारे हिसाब से काम नहीं करती है तो और कुछ गलत करती है, तो वो पार्टी आंसरेबल होती है, हमें जवाब वो देती है कि वो काम क्यों नहीं हुआ। दैट इज नोन एज अकाउंटेबल, या हम बोल सकते हैं आंसरेबल। सो जिम्बाब्वे में क्या हुआ, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस कर दिए ताकि पार्टी है जो उनकी पार्टी है प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा लेस अकाउंटेबल बना दिया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, और जो ऑपोजिशन पार्टी थी उनको हैरेस किया जाता बार बार, और उनको कोई भी वो काम नहीं करने दिया जाता जो जनता देख ले कि वो अपोजिशन पार्टी काम कर रही है। जो भी ऑपोजिशन पार्टीज कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट करती उसके ऊपर मनाही की जाती और उसको एज इलीगल बता दिया जाता। अब ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है? ऑपोजिशन पार्टी हमेशा क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी कोई गलत काम करती है तो उसके ऊपर चेक रखती है, उसके ऊपर चेक रखती है, उसको अपनी बातों को याद दिलाती है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने मैनिफेस्टोज में बोली थी और आप पूरा नहीं कर रहे हैं, या कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको याद दिलाने के लिए भी ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं ताकि वो सही रास्ते पर चलना शुरू करें। तो ऑपोजिशन पार्टी का एक सबसे बड़ा मेन काम होता है टू चेक और टू make them accountable to the nation। अब इसके अलावा जिम्बाब्वे में और क्या हुआ कि टेलीविज़न, रेडियो, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कर दी बाय द गवर्नमेंट। और किसकी गवर्नमेंट? रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट। There are independent newspapers but the government harass those journalists who go against it। कई जगह ऐसा होता है
कि जो भी पार्टी है, जो भी प्रेसिडेंट है या जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट उनके खिलाफ कुछ भी लिखते हैं तो उनको बता दिया जाता है दैट यू आर डूइंग इलीगल वर्क, और उनको कई बार जजेस के सामने भी खड़ा होना पड़ता दैट दे हैव डन दिस इलीगल क्राइम। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या जिम्बाब्वे में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? नो, वहाँ पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पर कैसी है? पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब खुद ही एक ही इंसान पूरे के पूरे देश को चलाता है, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और वो कहाँ पर थी? आपकी जिम्बाब्वे में। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चेक नहीं है, ना तो लिमिट में काम करती है सरकार, और ना ही कोई यहाँ पर एक कोई अलग तरह से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट दी हुई है, ना कोई राइट्स हैं और ना ही यहाँ पर कोई रेगुलेशंस हैं, ना ही यहाँ पर जनता के कोई भी राइट्स हैं। जैसे ना यहाँ पर मीडिया का कोई राइट है, ना यहाँ पर किसी जर्नलिस्ट का कोई राइट है, किसी का भी कोई राइट नहीं है कि वो अपने राइट्स के लिए कुछ कह सके और गवर्नमेंट को मान सके कि वो अकाउंटेबल है या आंसरेबल है अगर कोई भी देश में गलत होता है तो। इट मीन्स we have 4 major features of democratic type of government or democracy. Now this summary is given in page number 30. इसमें जितनी भी चारों की चारों हमारे मेन फीचर्स हैं उसको दोबारा से रिवाइज किया हुआ है। Now come to the next topic. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कोई भी गवर्नमेंट है उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, दोनों साइड्स होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं किसी भी चीज़ के और पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं किसी भी चीज़ के। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी के भी नेगेटिव साइड्स भी हैं और पॉजिटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा हैं क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर इंसान डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो किसके लिए है? प्रजा के लिए, और प्रजा का ही अगर राजा नहीं है तो वहाँ पर पूरी तरह से शांति नहीं हो सकती। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। कहीं पर 5 साल, कहीं पर 6 साल के लिए हमारे जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। मान लीजिए कुछ जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अगली बार भी 5 साल के लिए आ जाएं, लेकिन क्या होता है पब्लिक ओपिनियन जैसे ही चेंज होती है, हो सकता है दूसरा लीडर आ जाता है लीडरशिप करने के लिए, तो यहाँ पर वो एक डीमेरिट वाला पॉइंट हो जाता है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई अच्छा इंसान है, अच्छा लीडर है, तो वो चेंज हो जाता है जो कि जनता नहीं चाहती, और इसलिए इसके लिए इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता का होना, अस्थिरता हो जाती है। So this is also the argument against democracy. Now the second point against democracy, democracy is all about political competition and power play. बिल्कुल वो तो है ही। जहाँ भी डेमोक्रेसी है इट मीन्स वहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम होगा या फिर मल्टीपल पार्टी सिस्टम होगा। मल्टीपल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है? जहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं या ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जहाँ पर चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पर चॉइसेस ज़्यादा होती है इसका मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सबको अपनी सीट लेने के लिए, अपनी लीडरशिप लेने के लिए, अपने को इलेक्ट कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, और एक तरह से ये पावर का गेम बन जाता है। पैसों से भी ज़्यादा एक पावर का गेम बन जाता है, और इस पावर के, इस पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर के लिए मोरालिटी खत्म हो जाती है। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। पावर प्ले के लिए नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। तो इसीलिए
कई बार जो नेगेटिव इफेक्ट सामने आता है वो डेमोक्रेसी का, वो ये भी होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और वो डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सबके भले के लिए काम करती है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। एक तो क्योंकि वो अच्छा लीडरशिप है, देश को अच्छा चला रहा है। अब वो डिक्टेटरशिप जो है वो 5 साल के लिए बदलेगा भी नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पर क्योंकि दूसरी और चॉइस नहीं है, दूसरे कोई लीडर्स नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अपने पावर प्ले के लिए मॉरलिटी भी खत्म नहीं होगी। कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया आपको कि जो भी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो गलत क्यों है ना। 2 पॉइंट हो गए, गलत क्यों है। पहला पॉइंट गलत इसलिए क्योंकि वो 5 साल बाद चेंज होगी, इंस्टेबिलिटी है। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज होगी वहां पर मोरालिटी का खत्म होना, नैतिकता का खत्म होना। जैसा होता ही है, कितनी बार आप देखते हैं कुर्सी के सामने अपने सगे जो होते हैं रिश्तेदारों को, उनको भी वो धोखा देने लग जाते हैं। ठीक है, कई बार कितने बार न्यूज में ऐसा आता है। Now the third point, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या मोनार्की है या ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर एक ही इंसान को डिसीजन लेना है और फटाफट डिसीजन लेना है, और फटाफट डिसीजन लेने से बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी सलाह मशवरा से, कोई भी नया काम करने के लिए सलाह मशवरा लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। और जब बहुत टाइम लगता है तो किसी भी नई नीति को, नई पॉलिसी को लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होता है, डिलेज हो जाता है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव पॉइंट सामने आता है। नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स लीड टू बैड डिसीजंस। अब क्या होता है कि कुछ तो प्रोविंशियल छोटे छोटे एरियाज के लीडर्स बनते हैं जिनको अपने एरिया के बारे में पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो नेशन वाइड अपना इलेक्शन लड़ते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि लोकल लोगों के इंटरेस्ट्स क्या होते हैं। तो इसलिए लोकल जितने भी लोग हैं, वो मेन जो लीडर्स हैं, उनके बीच में इतना गैप हो जाता है कि उनको छोटे छोटे जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट का पता ही नहीं होता। और जब इंटरेस्ट का नहीं पता होता है तो डिसीजंस भी वो उनके फेवर में नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये भी एक अलग से एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। फिफ्थ पॉइंट, दीज आर गिवन पेज नंबर 32। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब फिर से एक और नया इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपनी सीट के लिए सब लोग लड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुर्सी के लिए लड़ना। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है और इलेक्शन के थ्रू कंपटीशन होता है, तो इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। करप्शन पैसों को लेकर करप्शन हो सकता है, किसी भी इंसान को लेकर करप्शन इसमें हो सकता है, ताकि उनको वो अपनी सीट मिल सके। लेकिन ऐसा उसमें नहीं होता है, ना तो ऑटोक्रेटिक में होता है, ना डिक्टेटरशिप में होता है, क्योंकि जो एक है इंसान, वही पूरा का पूरा अपने ऊपर ही सारी चीज़ें लेकर रखता है, सारे डिसीजंस उसके होते हैं, तो वहाँ पर ये बात नहीं आती है। Now the last point but not the least about the arguments against democracy is ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. कई बार क्या होता है कि लोगों को बताना पड़ता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। कई बार नहीं पता होता है, कई कुछ अनपढ़ लोग होते हैं या कुछ अनअवेयर लोग होते हैं, जिनको अपने काम से मतलब होता है केवल, उनको ये नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। कई बार उनको उनके राइट्स के लिए भी याद दिलाना पड़ता है कि आपके ये राइट्स हैं। तो जब ऑर्डिनरी पीपल को ये राइट ही नहीं पता है, तो वो ये भी नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हम किसको चुनें, हमारे लिए कौन क्या काम करेगा। जिसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उसको ये भी नहीं पता चलता है कि उसका भला कौन सा लीडर देखेगा या कौन सा रिप्रेजेंटेटिव देखेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अगर आपका क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा
यू राइट सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपको ये 6 पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे विद एग्जाम्पल्स। ना अब आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है? अच्छी तो है ही बिल्कुल। अगर क्वेश्चन भी आता है कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, आप इसमें से किसको ज्यादा पसंद करेंगे, एंड राइट द पॉइंट्स फॉर दैम। यू शुड राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, नॉट अगेंस्ट। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है, उसके पॉजिटिव पॉइंट। पहला पॉइंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, अब बता चुकी हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी लीडर है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बेटर मानी जाती है सबसे, क्योंकि वो एक अकाउंटेबल होती है, वो जवाबदेह होती है जनता के लिए। जनता को उसको जवाब देना पड़ता है अगर कहीं पर भी कोई चीज़ की गड़बड़ हो जाती है तो। अब इसमें एक एग्जाम्पल है। In China, famine in 1958-61 was worst recorded famine in the world history. चाइना में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। India's economic condition was not much better than China. हमारे देश की हालत भी चाइना से अच्छी नहीं थी, जैसे अभी भी हमारे देश की हालत चाइना से अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे साबित हुए कोरोना से लड़ने के लिए with compared to other developed countries। तो ऐसा ही देखिए, yet India did not have a famine of the kind China had। भारत में भी वैसा ही famine आया था, लेकिन उससे कुछ हटकर। Economists think that this was a result of different government policy in the two countries। सबको वर्ल्ड में ऐसा लगा कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडिया में डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो हो सकता है वो उनकी पार्टीज के डिफरेंसेस की वजह से वहां पर ऐसा चेंज हुआ। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्केर्सिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। चाइनीज गवर्नमेंट के पास इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस चीज से लड़ नहीं पाए जितना कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छी तरह से इसको हमने इससे हम जीत पाए। इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट पूरी तरह से अकाउंटेबल है, जवाबदेह है और जिम्मेदार भी होती है। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी होती है तो उस चीज़ का क्रेडिट या उस चीज़ का गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उस गवर्नमेंट की वजह से ही होती है, उसको ये मान लेना होता है। Now, the second point for the arguments with the positive sense of democracy is democracy improves the quality of decision making। अब democracy improves the quality of decision making कैसे होता है, अब सुनिए। That is the डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बताया कैसे होता है कि एक अकेला इसमें अपना कोई भी रूल या कोई भी नई चीज़ को वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ का अगर उनको तैयार करना होता है, कोई लागू करनी होती है कोई चीज़, या कोई नया एक्ट बनाना होता है, कोई नया एक्ट पास करना होता है, लॉज बनाने होते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ पीपल साथ बैठते हैं। साथ बैठने के बाद में ही कोई डिसीजन बनता है, तब डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स होता है किसमें, केवल आपकी डेमोक्रेसी में। द थर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर in the positive sense of democracy is democracy provides a method to deal with differences and conflicts। अब जो भी कंट्रीज ऑटोक्रेटिक होती हैं या जो भी कंट्रीज में बोलूँगी नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस अगर कन्फ्लिक्ट्स भी हैं उसको ताकत के दम पर ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, जोर ज़बरदस्ती ख़त्म कर देते हैं, या वहाँ पर जो ब्रूटल पावर है उसको यूज़ करके वहाँ पर जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो रिलीजन के हों, कास्ट के हों, किसी भी चीज़ के हों, लैंग्वेजेस के हों, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और जब ख़त्म कर दिया जाता है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात नहीं आती। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी मतभेद होते हैं और जो टकराव होते हैं
उनको सही और संभालने का तरीका केवल डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर देखो, भारत में कितने सारे रिलीजन हैं, कितने सारे यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे यहाँ पर ड्रेसेस हैं, कितना सारा खान पान है, कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी सारी बोलियां हैं और कितने सारे माइंड्स हैं। सब कुछ, सबकी थिंकिंग अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। उसके बावजूद भी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो अगर यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी ऐसी बात होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो वो लोगों के राइट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही तरीके से उसको सुलझाना होता है। और जब वो पूरा का पूरा सुलझाते हैं तो एक हैप्पीनेस होती है, और वो केवल डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही होती है, जहाँ पर बैठ के बात की जाती है, ना कि ताकत के जोर पर। लेकिन जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई भी चीज़ को पावर से खत्म तो कर दिया जाता है, लेकिन लोगों में क्या होता है, रिजेंटमेंट और अनहैप्पीनेस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं असंतोष और नाराजगी आती है। लेकिन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। लोग ना तो नाराज होते हैं और ना ही असंतोष होता है, क्योंकि हर एक इंसान को सही और अकाउंटेबल तरीके से रीजन बताते हुए वहां पर चीजों को सही किया जाता है। सबसे चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेमोक्रेसी की, जो एक पॉजिटिव सेंस है, वो ये है कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हमारे देश में या किसी भी देश में जहाँ पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर सिटीजन्स की डिग्निटी का बहुत ध्यान रखा जाता है और उसको बढ़ाया जाता है। सबसे पहले डिग्निटी तो तभी होती है क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान की वोट होती है और वोट की वैल्यू होती है। हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार होता है और यही बेस होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है? मेनली राइट टू वोट। इसका मतलब उसको हक है कि वो अपनी भागीदारी दे सकता है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट को बनाने के लिए, गवर्नमेंट तभी बनती है जब हमारा वोट वहां तक जाता है, हम ही उनको चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारी ही चीजें हैं जो पूरी की पूरी फुलफिल करते हैं लीडर्स लोग हमारे द्वारा। फाइनली द लास्ट इज democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. Yes, it's very important point. अब जितने भी हमने एग्जाम्पल सारे के सारे पढ़े हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स में ये है कि अगर कोई भी मिस्टेक होती है नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, वहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। जो मिस्टेक होती है तो उसको लीडर अपने आप ही सॉर्ट आउट करके दोबारा से वहीं रहता है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई मिस्टेक होती है तो उसको छिपाया नहीं जा सकता और उसको पब्लिक डिस्कशंस के सामने रखा जाता है। आप देखते होंगे टीवी में भी जरा सी कोई बात हो जाती है तो टीवी चैनल्स कैसे उस चीज़ को, इतने सारे लोग, इतने सारे एक्सपर्ट्स उसके ऊपर बहस करते हैं और बहस करने के बाद में कोई ना कोई नतीजा निकलता है। ये कहाँ हो सकता है? जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर सबको बोलने का, अपने विचार रखने का अधिकार होता है। लेकिन और कहीं ऐसा नहीं होता। नाउ either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. लेकिन ये किस में हो सकता है? डेमोक्रेसी में। अगर रूलर्स या तो खुद को, उनको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर वो खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं तो कई बार आपने देखा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, जिसके वजह से बनी बनाई सरकार भी गिर जाती है और दूसरी सरकार बन जाती है। ये कब होता है? जब ये हमारे यहाँ पर या जहाँ भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर मिस्टेक्स को समझा जाता है, मिस्टेक्स को मिस्टेक्स माना जाता है। दीज आर द मेन features of democracy, arguments for democracy, and democracy which are in the favor of democracy, features, and against, some points are against the democracy and some points are for democracy. Now we have the broader meaning of democracy. अब broader meaning of democracy का मतलब है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को छोड़ते हुए अगर हम देखते हैं डेमोक्रेसी असली में है क्या चीज़।
डेमोक्रेसी असली में क्या चीज़ होती है? गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट को हमने चुना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, दैट इज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी अगर हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर वी हैव राइट टू वोट एंड ईच वोट हैज़ देयर ओन वैल्यू। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद में यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, दीज आर टेकन बाय द रूलर्स एंड दीज रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। So this is the chapter in a very concise manner और I am trying to completing it और मेरे ख्याल से हो चुका है। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भेज सकते हैं, पेजेस वाइज आप भेज सकते हैं। आई हैव सॉर्टेड आउट द पेज नंबर ऑल्सो, जिससे आपको इजीली समझ में आए। कुछ मैं क्वेश्चंस और कुछ नोट्स मैं आपको इसके साथ में भेजूंगी, चैप्टर के साथ में, और आप उसको पूरा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक तरह से समझ लो आप बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो एक तरह से एग्जाम्पशंस पर हैं, एज्यूम बेस पर हैं, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके थिंकिंग प्रोसेस को बनाएंगे। इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ेंगे और मेरे वीडियोस भी 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो आप ध्यान रखें और जो भी जिस बच्चे ने काम नहीं किया है उसको आराम से वो पूरा का पूरा काम करें और मुझे ये ज़रूर दिखाएं कि आपने काम किया हुआ है, कितना काम किया हुआ है। ठीक है? ओके चिल्ड्रन, गुड लक।